बादलों में जादुई दो साड़ी का घर। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में हेलेनी जादूगरनी अपनी दो बेटियों के साथ रहा करती थी। बड़ी बेटी का नाम चंचल था तो छोटी बेटी का नाम मोहिनी था। हेलेनी बहुत ही नेक दिल जादूगरनी थी। वह अपने जादू का इस्तेमाल हमेशा दूसरों की भलाई के लिए किया करती थी। हेलेनी हमेशा मुसीबत में आए लोगों की सहायता करती थी, जिस वजह से हेलेनी जादूगरनी का बहुत ही नाम था। हर कोई उसकी खूब तारीफ और इज्जत किया करते थे। हेलेनी के होते उस गांव के लोग बहुत ही ज्यादा खुश रहा करते थे। ऐसे ही समय का पहिया धीरे धीरे घूम रहा था। एक बार हेलेनी जादूगरनी बहुत ही ज्यादा बीमार हो जाती है। तभी वो अपने दोनों बेटियों को अपने पास बुलाती है और उनसे कहती है, चंचल और मोहिनी, मेरी प्यारी बेटियों, मैंने बहुत कोशिश की थी तुम लोगों को भी अपना जादू सिखा दूं, लेकिन मैं इस काम में नाकामयाब रही। मैं तुम दोनों को अपना जादू नहीं सिखा पाई और अब मुझे लगता है मेरे जाने का समय निकट आ गया है। मेरे जाने के बाद तुम दोनों का पालन पोषण कैसे होगा? कौन तुम्हारा ख्याल रखेगा? इसलिए मैंने पहले ही बादलों में साड़ी का घर बनाकर रख दिया था, लेकिन कुछ समय पहले ही मुझे पता चला कि वहाँ पर एक और साड़ी का घर है। इसलिए अब तुम दोनों बहनों को बादलों में जाना होगा और वहाँ से असली वाला जादुई साड़ी का घर लेकर आना होगा। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? आपको कुछ नहीं होगा माँ, आप जल्दी से ठीक हो जाओगी। आप मुझे बताइए, मैं कौन सी जड़ी बूटी पीसकर आपको पिलाऊं जिससे आपकी तबीयत ठीक हो जाए? नहीं प्यारी बेटी, अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने हर तरह का जादू करके देख लिया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। चंचल बेटी, तुम्हारी बहन मोहिनी अभी नादान है, वह तुम्हारी तरह समझदार नहीं है। अपनी बहन का अच्छे से ध्यान रखना और मेरी तरह ही तुम उस जादुई साड़ी के घर से लोगों की सहायता करना। यह मेरा जादुई कालीन है जिस पर बैठकर तुम उड़ते हुए बादलों में चली जाओगी और वहाँ से जादुई साड़ी का घर लेकर आ जाओगी। हमेशा खुश रहना मेरी बच्चियों, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम दोनों के साथ है। दोनों बहन आपस में प्यार से रहना। इतना कहकर हेलेनी जादूगरनी ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। यह देखकर दोनों बहन फूट फूट कर रोने लगी। माँ उठिए ना माँ, माँ आप हमें ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। आपके बिना हम कैसे रहेंगे माँ? हमें छोड़कर मत जाइए माँ, आखिर आपके सिवा हमारा इस दुनिया में है ही कौन? उठो माँ, हम दोनों बहनों की आपकी बहुत जरूरत है माँ। कोई भी बच्चा अपने माँ के बिना कैसे रह सकता है? हम आपके बिना नहीं रह सकते माँ। आपने तो अपने जादू से अब तक कितने लोगों की जान बचाई है, अब आप अपनी भी जान बचा लीजिए ना माँ। वापस आ जाइए माँ, आंखें खोलिए। दोनों बहनों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था, लेकिन कहते हैं ना, जो एक बार चला जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता। कुछ समय बाद दोनों बहन गांव वालों के साथ मिलकर अपनी मां का अंतिम संस्कार कर देते हैं और उदास मन से घर आ जाते हैं। घर आने के बाद मोहिनी चांदनी से कहती है, सुनो चंचल की बच्ची, बादलों में जो साड़ी का घर है उसे लेने बादलों में मैं जाऊंगी। मैं तुम्हें अपने साथ वहाँ लेकर नहीं जाऊंगी। माँ हमेशा मुझे नादान नासमझ कहकर डांटा करती थी ना, अब तुम देखना, उन दोनों जादुई साड़ी के घर से असली साड़ी का घर मैं कैसे चुनकर अपने साथ लेकर आती हूँ और फिर सबको पता चल जाएगा कि मैं कितनी समझदार हूँ। मोहिनी, यह तुम्हें क्या हो गया है? माँ के कहने का मतलब वह नहीं था, तुम गलत समझ रही हो। तुम छोटी हो ना, इसलिए माँ ने ऐसा कहा। माँ ने हमसे कहा था हम दोनों को बादलों में जाकर वह साड़ी के घर को लेकर आना है। तुम वहाँ अकेले नहीं जा सकती, हो सकता है वहाँ तुम्हारी जान को कोई खतरा हो। बस बस रहने दे, आई बड़ी मुझे ज्ञान देने वाली। मैं अब कोई छोटी बच्ची नहीं रही, मुझे अच्छे से पता है खतरों का कैसे सामना किया जाता है। मुझे डराने की कोशिश मत कर। मैंने कह दिया ना, मैं वहाँ अकेले जाऊंगी तो अकेले ही जाऊंगी, समझी?
चंचल मोहिनी को बहुत ही समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मोहिनी चंचल की बात नहीं सुनती और वह उसे धक्का देकर वहां से गिरा देती है और तुरंत जादुई कालीन पर बैठकर आसमान में उड़ने लगती है। कुछ समय बाद मोहिनी बादलों में पहुंच जाती है, जहां उसे एक बहुत ही बूढ़ी परी मिलती है। अरे बेटा, जरा मेरी मदद कर दो, मेरे पंखों में बहुत दर्द हो रहा है। कृपया करके तुम मुझे अपने जादुई कालीन पर बैठाकर मुझे मेरे घर छोड़ दो। मैं बहुत मुसीबत में हूँ बेटा, मेरी मदद कर दो, तुम्हारा एहसान होगा बेटी। चल हट बुढ़िया, तूने मुझे क्या समझ रखा है? मैं यहाँ तेरी मदद के लिए आई हूँ। चल हट मेरे रास्ते से। मैं यहाँ अपने माँ का बनाया हुआ बादलों में से जादुई साड़ी का घर लेने आई हूँ। मुझे उसके लिए देर हो रही है, मुझे जाना है। किसी और से मदद मांग, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। भाग यहाँ से। ऐसा कहकर मोहिनी उस बूढ़ी परी को फटकार कर वहाँ से भगा देती है और आगे चली जाती है। थोड़ी ही देर उड़ने के बाद उसे वहाँ 2 चिड़िया नजर आती है जो जख्मी हालत में होती है। सुनो लड़की, हम यहाँ कब से किसी के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन यहाँ कोई नहीं आया। कृपया हमारी मदद करो, हमें हमारे घर तक छोड़कर आ जाओ, हम उड़ नहीं पा रहे। तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। हमारे बच्चे कब से भूखे प्यासे हमारा राह देख रहे हैं। तुम्हारे बच्चे कैसे भी राह देख रहे हैं, मुझे उससे क्या? मैंने क्या तुम सबका मदद करने का ठेका ले रखा है? हटो यहाँ से और जाने दो मुझे। सुनो लड़की, हमारी मदद कर दो, बदले में मैं तुम्हें अपने सारे खजाने दे दूंगी। हमें धन का कोई लालच नहीं है, हमें हमारे बच्चों से ज्यादा धन दौलत जरूरी नहीं है, इसलिए हमारी मदद करो। मैं तुम्हें बहुत सारे खजाने दूंगी। अब तो तुम मेरी मदद करोगी ना? खजाना? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं मदद करूंगी। अगर तुम मुझे इतने सारे दौलत दोगी तो उससे तो मुझे जिंदगी में कभी भी किसी चीज की कोई कमी ही नहीं होगी। आओ आओ, जल्दी से बैठ जाओ मेरे जादुई कालीन पर। मोहिनी धन के लालच में आकर उन दोनों जख्मी चिड़िया को अपनी जादुई कालीन पर बिठा लेती है। जैसे ही दोनों चिड़िया जादुई कालीन पर आती है, तभी वह दोनों बहुत ही खतरनाक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। हा 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 हा। बेवकूफ लड़की, पहले तो तुम हमारी मदद नहीं कर रही थी, लेकिन जैसे ही हमने तुम्हें धन का लालच दिया, तुम तो तुरंत हमारे लालच में आ गई। हा 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 हा। बहुत दिन हो गए, बादलों में कोई इंसान नहीं आया। अब हम दोनों तुम्हारा खून पिएंगे। बहुत दिनों से प्यासे थे। हम इस जादुई कालीन पर तब तक नहीं बैठ सकते थे जब तक तू मुझे खुद से बैठने को नहीं बोलती, इसलिए हमने तुम्हें धन दौलत का लालच दिया। हा 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 हा। तुझे खाने में बहुत ही मजा आएगा। हा 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 हा। ना 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 नहीं, चुड़ैल जी मुझे छोड़ दो, मेरी कोई गलती नहीं है। कृपया मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो। मैं तो बस यहाँ अपनी माँ का बनाया हुआ जादुई साड़ी का घर लेने आई हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे जाने दो। हा 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 हा। ऐसे कैसे तुझे छोड़ दे? इतनी मुश्किल से तो हाथ आई हो। वैसे हमने भी तुम्हारी माँ की तरह ही बादलों में जादुई साड़ी का घर बना रखा है। मैं तुम्हें वहीं लेकर जा रही हूँ, वहीं रखकर तुम्हारा थोड़ा थोड़ा करके खून पीऊंगी। बहुत मजा आएगा। हा 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 हा। ऐसा कहकर वो दोनों चुड़ैल मोहिनी को दूसरे जादुई साड़ी के घर में ले जाते हैं और वहाँ जाकर उसका थोड़ा थोड़ा कर खून पीते हैं, जिससे मोहिनी वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। वहीं दूसरी तरफ चंचल अपनी बहन मोहिनी को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान थी, क्योंकि मोहिनी को बादल में गए कई दिन हो गए थे और वह अभी तक लौटकर नहीं आई थी। मेरी बहन को तो अब तक बादलों में से जादुई साड़ी का घर लेकर आ जाना चाहिए था। इतने दिन हो गए, वह अभी तक नहीं आई। कहीं वह कोई मुसीबत में तो नहीं है। लेकिन मैं तो बादलों में जा भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि जादुई कालीन तो मोहिनी के पास है। अब मैं वहाँ कैसे जाऊँ?
मुझे मोहिनी की बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही है। अब मैं क्या करूं? मैं वहां कैसे जाऊं? अगर मोहिनी को कुछ हो गया तो मैं माँ को क्या जवाब दूंगी? मैं कैसी बहन हूँ? मेरी बहन मुसीबत में है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा सोचकर चंचल बहुत ही रो रही थी। तभी चंचल के सामने एक और जादुई कालीन आ जाता है। चंचल जल्दी से उस जादुई कालीन पर बैठकर आसमान में चली जाती है। तभी बादलों में चंचल को एक लाचार परी मिलती है। बेटा, क्या तुम मुझे अपने इस जादुई कालीन पर बिठाकर मेरे घर छोड़ सकती हो? मैं बहुत लाचार हूँ और खुद से वहाँ नहीं जा सकती। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए मेरे कालीन पर बैठ जाइए, मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगी। ऐसा कहकर चंचल उस बूढ़ी परी को अपने जादुई कालीन पर बिठा लेती है और उन्हें उनके घर तक छोड़ देती है। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी और नेक दिल हो। तुम्हारा दिल बहुत ही निर्मल है, वरना आज के समय में कोई किसी की मदद नहीं करता। लेकिन बेटी, तुम बादलों में क्यों घूम रही हो? क्या तुम यहाँ कुछ ढूंढ रही हो? हाँ परी जी, मुझे यहाँ पूरे 1 दिन हो गया बादलों में घूमते घूमते, लेकिन मुझे जादुई साड़ी के 2 घर कहीं नजर नहीं आ रहे। उस घर में से एक घर मेरी माँ के द्वारा बनाया हुआ है और दूसरा घर नकली है। मैं उसी की तलाश में यहाँ आई हूँ। कुछ दिन पहले मेरी बहन भी उसी घर की तलाश में यहाँ आई थी, लेकिन अब तक उसका भी कोई अता पता नहीं है। बस इसी वजह से मैं परेशान हूँ। पता नहीं वह जादुई साड़ी का घर कहाँ है। बेटी, तुमने मेरी बहुत मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ जाने का रास्ता बताती हूँ। यहाँ से दाएं जाना और फिर बाएं और फिर वहाँ से सीधी चलती जाना, तुम्हें तुम्हारी मंजिल नजर आ जाएगी। उस बूढ़ी परी के बताए हुए रास्ते से चांदनी उस जादुई 2 साड़ी के घर तक पहुँच जाती है। तभी उसे पहले साड़ी घर में से आवाज आती है, चंचल, आओ आओ, मेरे जादुई साड़ी घर के अंदर आओ। मेरे घर के अंदर तुम्हें खूब सारे हीरे, जवाहरात, धन दौलत मिलेंगे। मेरे घर के अंदर आओ और मुझे अपने साथ ले चलो। चंचल, मेरे घर के अंदर आओ। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बीमार हैं जिन्हें मदद की सख्त जरूरत है। अगर तुमने उसकी मदद नहीं की तो वो मर जाएंगे। कृपया मेरे घर में आकर उन बच्चों की जान बचा लो चंचल। अब फैसला तुम्हारे हाथों में है कि तुम मासूमों का जान बचाती हो या धन दौलत को चुनती हो। नहीं जादुई साड़ी के घर, मुझे धन दौलत का लालच नहीं है। मैं उन बीमार बच्चों को ठीक करना चाहती हूँ। धन दौलत का क्या है, एक दिन तो उसे खत्म हो ही जाना है, लेकिन उन बच्चों की दुआएं हमेशा मेरे साथ रहेगी। मैं उन सभी बीमार बच्चों को ठीक करना चाहती हूँ जादुई साड़ी के घर। इतना बोलकर चंचल दूसरे जादुई साड़ी के घर में चली जाती है और उसके अंदर जाकर वह देखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि वह घर बहुत ही ज्यादा धन दौलत से भरा हुआ था। तभी जादुई साड़ी के घर से आवाज आती है, चंचल, तुमने धन दौलत का लालच नहीं किया, तुमने बच्चों की मदद करने का फैसला किया। इससे पता चलता है कि तुम ही जादूगरनी हेलेनी की बेटी हो, क्योंकि वह भी हमेशा दूसरों की मदद किया करती थी। अब तुम मुझे अपने साथ अपने घर ले जा सकती हो। हे जादुई साड़ी के घर, मेरी बहन भी यहाँ पर आपको लेने आई थी, लेकिन मैं जानती हूँ वह थोड़ी लालची है। कहीं वह लालच में आकर किसी मुसीबत में ना फंस गई हो। मुझे अपनी बहन को यहाँ से लेकर जाना है, कृपया आप मेरी मदद कीजिए। अच्छा, इसका मतलब जादुई फ्रॉक के पहले घर में जो लड़की बेहोश पड़ी है वो तुम्हारी बहन है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है चंचल। तुम्हारी माँ ने इस जादुई साड़ी के घर को बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बनाया है और अब तुम्हारे अंदर भी बहुत सारी अद्भुत शक्तियाँ आ चुकी है। जाओ और अपनी बहन को वहाँ से बचाकर ले आओ। इतना सुनते ही चंचल पहले वाले जादुई साड़ी के घर में जाती है। तभी उसका सामना उन दोनों चुड़ैल से होता है और फिर चंचल अपनी शक्तियों से उन दोनों चुड़ैल को जलाकर भस्म कर देती है और अपनी बहन को होश में लेकर आती है।
दीदी मुझे माफ कर दो, माँ ने बिल्कुल सही कहा था, मैं अभी ना समझूं और तो और मेरे मन में लालच भी आ गया था, जिस वजह से मेरी आज ये हालत हो गई। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है दीदी। मैं कसम खाती हूँ कि मैं आज के बाद कभी लालच नहीं करूँगी और दूसरों की मदद भी करूँगी। दीदी प्लीज मुझे माफ कर दो दीदी। मोहिनी मेरी प्यारी बहन, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे इस बात की खुशी है। तुम्हें अब माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब चलो, मुझे माँ का बनाया हुआ जादुई साड़ी का घर भी मिल गया, उसे लेकर अब घर चलते हैं। और फिर इस तरह दोनों बहनें उस जादुई साड़ी के घर को अपने साथ घर ले आती है और खुशी खुशी उस जादुई साड़ी के घर में रहने लगती है। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? नहीं, तुम यहाँ नहीं बैठ सकती। प्लीज मुझे यहाँ बैठने दो। नहीं, मम्मी ने मना किया है अपने साथ काली और गरीब लोगों को बैठाने के लिए, वरना मैं भी तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा। अपने क्लास स्टूडेंट के बात सुनकर बेचारी मीनू क्लास के सबसे लास्ट बेंच पर बैठ जाती है। थोड़ी देर में क्लास टीचर प्रतिभा आ जाती है और सभी बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाने लगती है। तभी प्रतिभा मैडम ब्लैक बोर्ड से लिखे हुए वर्ड्स को मिटाने लगती है। रुक जाइए मैम, मैंने अभी पूरा नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है अभी तक? तुम्हारे क्लास के सभी बच्चों ने लिख लिया है और एक तुम हो जो कछुओं की चाल चल रही हो। मैम, किसी ने भी अपने साथ मुझे नहीं बैठाया, इसीलिए मुझे यहाँ आकर बैठना पड़ा और यहाँ से ब्लैक बोर्ड ठीक से दिखाई नहीं देता। तो तुम क्या चाहती हो? इन सभी गोरे सुंदर और अमीर बच्चों के साथ तुझे आगे बैठाऊं? तुझ जैसी काली और गरीब को इस क्लास में बैठने दे रही हूँ, वही बहुत है। ना जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। मुझे तो तेरी शक्ल देख के ही घिन आने लगती है। टीचर के बात सुन क्लास के सारे बच्चे मीनू पर हंसने लगते हैं। इसके चलते बेचारी मीनू बैठकर रोने लगती है। अपने काले रंग और गरीब परिवार से होने की वजह से मीनू से कोई भी क्लास में बातें नहीं करता था। यहाँ तक कि उसके टीचर भी उसका मजाक उड़ाती थी। ऐसे ही समय गुजर रहा था और एक दिन बच्चों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि कुछ दिनों में 15 अगस्त आने वाला है, इसलिए हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन होने जा रहा है। आप में से जो भी बच्चे उस फंक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो अपनी क्लास टीचर को अपना नाम बता दे। 15 अगस्त के एनुअल फंक्शन पर पार्टिसिपेट करने के लिए क्लास के सारे बच्चे प्रतिभा के पास अपने अपने नाम लिखाने लगते हैं, जिसमें एक मीनू भी होती है। तुझे कौन डांस करते हुए स्टेज पर देखना चाहता होगा? लगता है तुझे अपना बेइज्जती कराने का बड़ा शौक है। अगर सभी लोग मुझे देखकर हंसेंगे तो कोई बात नहीं, मैं 15 अगस्त के इस एनुअल फंक्शन पर पार्टिसिपेट जरूर करूंगी। प्रतिभा सभी बच्चों का नाम लिखकर अपने क्लासरूम में चली जाती है। प्रतिभा के जाते ही एक बिंदिया नाम की लड़की मीनू के पास आती है। बिंदिया दिखने में काफी ज्यादा सुंदर और अमीर होती है और अमीर होने के साथ साथ वो काफी ज्यादा घमंडी होती है। कितना ज्यादा मजा आएगा ना जब यह काला कौवा स्टेज पर डांस करेगा। बिंदिया, तुम क्यों बार बार मेरा मजाक उड़ाती हो? अरे, जिसकी शक्ल ही ऐसी है मजाक उड़ाने की, तो भला हम इसमें क्या कर सकते हैं। बिंदिया और सारे क्लास के बच्चे मीनू को देखकर हंसने लगते हैं। इसे देखकर मीनू अपना स्कूल बैग उठाती है और प्लेग्राउंड में जाकर रोने लगती है। मेरा मजाक उड़ाना है तो उड़ा लो ना, लेकिन देखना मेरा परफॉर्मेंस सबसे अच्छा होगा। सब मेरे लिए जोर जोर से तालियां बजाएंगे। मीनू एनुअल फंक्शन के लिए अपना नाम तो सभी बच्चों के साथ लिखा लेती है, लेकिन सिर्फ मीनू रंग और उसके गरीबी की वजह से उसे परफॉर्मेंस में सबसे पीछे खड़ा कर दिया जाता है और वही बिंदिया की खूबसूरती और अमीरों के लिए परफॉर्मेंस के सेंटर में खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी मीनू खूब जी जान लगाकर डांस करती है। देखो देखो काली लंगूरिया कैसे नाच रही है। कान खोलकर सुन ले, अगर तेरे वजह से मेरे परफॉर्मेंस खराब हुआ ना तो तेरी ये काली शक्ल भी देखने लायक नहीं बचेगी, समझी। बिंदिया और उसके अमीर दोस्त मीनू को खड़ी खोटी सुनाकर चले जाते हैं। मीनू रोते हुए अपने घर आती है और सारी बात अपनी माँ को बताती है। मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। नहीं मीनू बेटा, हम भले ही गरीब हैं लेकिन कमजोर नहीं।
15 अगस्त तो हम सबके लिए ही है, इसलिए तुम किसी से नहीं डरोगी और अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस होगी, समझी? अपनी माँ ममता की बात सुनकर मीनू के अंदर आत्मविश्वास की एक नई किरण उगती है और अन्य दिनों से मीनू सभी अमीर और घमंडी बच्चों के बातें इग्नोर करते हुए अपने डांस पर फोकस करती है। वही 15 अगस्त को सिर्फ कुछ दिन रह जाते हैं, जिसके चलते स्कूल के सभी बच्चे 15 अगस्त के लिए अपने क्लासरूम को डेकोरेट कर रहे होते हैं। क्या मैं भी तुम लोगों की मदद कर सकती हूँ? मुझे डेकोरेट करना बहुत पसंद है। तुम हमारी मदद नहीं कर सकती। हम नहीं चाहते कि तुम यहाँ भी किसी भी सामान को हाथ लगाओ, लेकिन एक काम हम तुम्हें दे ही सकते हैं। हाँ, ग्राउंड काफी गंदा हो गया है, जाकर पूरे ग्राउंड का अच्छे से सफाई कर दो। उसके बाद क्लास के भी अच्छे से सफाई कर देना। वैसे भी यह सब काम तुम जैसी काली और गरीब लोगों के लिए ही बने हैं। अपने टीचर के बात सुन मीनू को बहुत दुख होता है, लेकिन 15 अगस्त के लिए मीनू स्कूल की पूरी ग्राउंड की साफ सफाई करती है, साथ ही अपनी क्लास के भी अच्छे से सफाई करती है, जिससे देख क्लास के अमीर बच्चे मीनू की मजाक उड़ाने से नहीं छोड़ते। देखो देखो गाइस, हमारे क्लास की नौकरानी कैसे साफ सफाई कर रही है। वैसे मीनू, तुमसे एक रिक्वेस्ट है, तुम्हें पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के ना इन्हीं सब कामों को करना शुरू कर दो। तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने घर में नौकरी पर रख सकती हूँ। नहीं बिंदिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। यह सब मैं तो अपने देश के आजाद होने की खुशी में कर रही हूँ, ताकि जब हमारी एनुअल फंक्शन में बाहर से लोग आए और उन्हें हम पर गर्व हो। कम से कम मैं गंदगी तो कम कर रही हूँ ना कि तुम्हारी तरह गंदगी फैला रही हूँ। मीनू का ऐसा आवाज सुनकर सभी का मुंह बंद हो जाता है और सभी वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बल मीनू अपना सारा काम खत्म करके वापस अपने डांस प्रैक्टिस में लग जाती है। और 15 अगस्त में एनुअल फंक्शन के लिए सिर्फ 2 ही दिन रह गए थे। कल बड़ा एटीट्यूड दिखा रही थी अपना डांस का, अब बताती हूँ इसे। मीनू डांस रूम में अकेले डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है। वही बिंदिया डांस रूम के गेट के बाहर चुपके से कुछ कंचे डांस रूम में फेंक देती है, जिस पर जैसे ही मीनू का पैर पड़ता है तो उसका पैर फिसल जाता है और वह एकदम नीचे गिर जाती है। आह, मेरा हाथ! अरे बिंदिया, तुम तो गिर गई। तुम तो डांस की प्रैक्टिस करते हुए गिर गई, तो स्टेज पे परफॉर्मेंस क्या करोगी? अभी भी टाइम है, परफॉर्मेंस से अपना नाम कटवा लो, वरना तो अभी मैं ही हंस रही हूँ, उस वक्त तो पूरा स्कूल हंसेगा। यह कहते हुए बिंदिया जोर जोर से हंसने लगती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन मीनू अब हार मानने वाले में से नहीं थी। अपनी माँ की बातों को याद करते हुए मीनू सबकी बातों को अनसुना कर देती है और अपनी डांस प्रैक्टिस पर ध्यान देती है। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं और आज 15 अगस्त का एनुअल फंक्शन होता है। सभी बच्चे एक बार फाइनल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तभी अचानक प्रैक्टिस करते हुए बिंदिया का पैर ट्रिक हो जाता है, जिससे उसके पैर में मोच आ जाती है। आह, मेरा पैर! बिंदिया, तुम ठीक तो हो ना? चलो तुम्हें मैं डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। टीचर, लगता है मेरे पैर में बहुत गहरी मोच आ गई है, मैं बिल्कुल भी डांस नहीं कर सकती। बिंदिया, तुम ये क्या कह रही हो? थोड़ी देर में हमारी परफॉर्मेंस होने वाली है। हमारी परफॉर्मेंस देखने के लिए स्पेशल चीफ मिनिस्टर आए हैं। अगर सेंटर में तुम ही नहीं रहोगी तो हमारा परफॉर्मेंस कंप्लीट कैसे होगा? बिंदिया के पैर में मोच आने की वजह से प्रतिभा काफी ज्यादा परेशान होती है कि तभी मीनू, मैम, अगर आप कहें तो मैं यह परफॉर्मेंस कर सकती हूँ। मुझे बिंदिया की सारी स्टेप याद है। मैं यहाँ टेंशन में हूँ और तू है कि मेरा दिमाग खराब करने में लगी हुई है। मैं पागल हूँ क्या? तुझ जैसी सेंटर में खड़ा करके अपना पूरा परफॉर्मेंस बेकार करूँगी? प्रतिभा चाह कर भी अपना परफॉर्मेंस कैंसिल नहीं कर पाती। थोड़ी ही देर में स्टेज पर सारे बच्चे परफॉर्मेंस करने के लिए आ जाते हैं। सभी बच्चे डांस कर रहे होते हैं कि तभी अचानक हाथ में तिरंगा लिए मीनू बैक स्लिप मारते हुए स्टेज पर आती है। ये मीनू ये सब क्या कर रही है? अपनी एंट्री के बाद मीनू सभी बच्चों के साथ मिलकर काफी अच्छा परफॉर्मेंस देती है। जैसे ही परफॉर्मेंस खत्म होता है कि चीफ मिनिस्टर खड़े होकर उन सभी के लिए ताली बजाते हैं।
अब सारा स्कूल तालियां की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था। बेटा आप तो बहुत अच्छा डांस करती हो। अच्छा हुआ टीचर आपने सेंटर में इस बच्चे को खड़ा किया। इसने सभी बच्चों में से सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है। बेटा आप कब से डांस कर रही हो? कुछ दिन पहले से। एक्चुअली सेंटर में मैं नहीं बल्कि बिंदिया नाम की एक लड़की थी। उसके पैर में मोच आने की वजह से मैंने उसका परफॉर्मेंस किया, वरना मैं तो सबसे पीछे खड़ी होकर डांस करती थी। हाँ, लेकिन क्यों बेटा, आप तो इतना अच्छा डांस करती हो। क्योंकि सर यह बहुत ज्यादा गरीब और इसका काला रंग तो आप देख ही रहे हैं। अगर ऐसे बच्चे आगे खड़ा होकर डांस करेंगे तो डांस तो खराब ही होगा ना। क्या कहा आपने? एक टीचर होकर आप ऐसी बातें कर रही हैं? अगर टीचर ऐसी सोच रखता है तो स्टूडेंट कैसे सोचते होंगे? आप जैसे टीचर को तो स्कूल में पढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है। आप अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाइए। ऐसा मत कहिए, हमारी मैम बहुत अच्छी है, गलती मेरी है। अगर मैं खूबसूरत और अमीर होती तो मैम जैसे बाकी बच्चों को प्यार करती हैं वैसे ही मुझे भी करती। देखा आपने, यह होती है अच्छी सीख। आपसे अच्छी तो यह बच्ची है जो इतनी सी उम्र में इतनी समझदारी की बातें कर रही है। मीनू और चीफ मिनिस्टर की बातें सुन प्रतिभा सबके सामने मीनू से माफी मांगती है। मीनू मुझे माफ कर दो, तुम्हारे टीचर होकर तुम्हें मैं समझ नहीं पाई। तुम स्टूडेंट होकर मुझे समझा दिया। जो बच्चे मीनू का मजाक उड़ाते थे वह सभी मीनू से माफी मांगते हैं और इसी के साथ मीनू को चीफ मिनिस्टर से बेस्ट डांसर की ट्रॉफी भी मिलती है। साथ ही बिंदिया भी मीनू से दोस्ती कर लेती है। इसके बाद अब सारे अमीर और गरीब बच्चे मिलकर हर साल 15 अगस्त को एक साथ परफॉर्मेंस करते हैं।